और वो इन फूट का खूब सारा फायदा उठा लिया करते थे। या पूना के दरबार में आज इनके बीच में लड़ाई होगी, अब उनके पूना के दरबार में कोई एक बंदा आता अंग्रेजों का कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा यहाँ पर। मराठे बड़े राजी होते, ठीक, गोरा गोरा आया, पोलू पोलू सा आया, यहाँ पे बैठ के अपने पेंटिंग बनाएगा। वो वहां पे देखता डेली कि इनमें कौन लखन वाला है, कौन बेलखन है। वो जाके अंग्रेजों के पास सूचना देता, जब ये आदमी इस प्रकार का और ये आदमी इस प्रकार का, स्पाई सिस्टम। ये है ना, मुझे दोनों का बड़ा गजब लगता है। अंग्रेज तो इस मामले में और आगे थे। जो मुसलमान राजा भी बाहर से आए थे ना, जितने भी, उनमें भी ये बड़े गजब का था। वो तो एक बात बताता हूं मैं, इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अपने मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था। इब्ने बतूता लिखता है कि मैं एक बार जब एक गांव से होकर गुजर रहा था, तो वहां मंदिर के बाहर भिखारियों में एक भिखारी ने मुझसे फारसी में बातचीत की, अरबी में बातचीत की। अरब का था, अरबी में बातचीत की। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भारत के भिखारी को अरबी कैसे आती है। उसने मुझे कहा कि मैं अरब जासूस हूं, भारतीय राजाओं के बारे में पता लगाने के लिए आया। चाय तो हो ही जाए। दौलतराव सिंधिया तो कम से कम शेर का शिकार पे तो कंसंट्रेशन तोड़ता था, आप तो चाय पे तोड़ देते हो यार। तो दोस्त आगे दे, चाय तो बना ले। राजवीर सर को तो बाद भी सुना दें, कहां सर जा रहे हैं, कहां अपने जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं। फाइनल सिलेक्शन दिखाना है सर को, तो इन टेस्टों में नंबर से क्या होता है, आप कंसंट्रेशन तोड़ देते हो। क्लास चल रही है, मराठों के पतन के कारण पढ़ रहे हो, खूब समझ में आ रहे हैं आपको, ऐप भी बफरिंग नहीं कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए। आप लोग भी, मुझे कई बार लगता है कि दौलतराव सिंधिया हो, पढ़ रहे हो, मन में खूब है आपके कि पढ़ाई करनी है, फाड़ दूंगा मैं किताबें। आज राजवीर सर ने कैसे कह दिया हमें कि हम पढ़ते नहीं है, मैं जवाब दूंगा। इन कागज पर उतरने से पहले दिमाग में कितनी देर तक प्रोसेस चली थी उसकी, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों के दिमाग की प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप वो स्पून फीडिंग बेबी हो, चम्मच से दूध पिला दिया जाए उतना उतना आप कर लेते हो। खुद का भेजा, खुद का खोपड़ा, खुद का दिमाग कहीं कोई नहीं लगाता। वैसे पूछ लेगा मेरे साथ, अब मॉडर्न इंडिया में नोट्स के अलावा क्या क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ लेगा तू? मुझे बताए देखे कि नोट्स के अलावा कौन सी बुक है जिसमें नोट्स जितनी बातें हैं, या इतनी सारगर्भित बातें लिखी हुई है किसी भी बुक के अंदर। को एक उदाहरण बताऊं, ये दौलतराव सिंधिया, ऐसा नहीं है कि दौलतराव सिंधिया अच्छा सेनापति नहीं था, कहते हैं दौलतराव सिंधिया बहुत अच्छा सेनापति था, पर वो किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। मॉडर्न इंडिया में एक बहुत अच्छी लाइन है दौलतराव सिंधिया के बारे में कि दौलतराव सिंधिया एक अच्छा सेनापति था, लेकिन वो किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कैसे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था? तो लिखा हुआ था उसके बारे में कि एक शेर की दहाड़ और एक सुंदर मुखड़ा उसका ध्यान तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। मतलब कोई कह देता उसको जाके सब शिकार खेलने चले, तो उसके बाद वो भले कितना ही ढंग का प्लान सोच रहा हो, कितनी ढंग की स्ट्रेटजी बना रहा हो, कितने ढंग के आक्रमण के बारे में सोच रहा हो, हथियार लाने के बारे में सोच रहा हो, पर उसको लगता है कि यार बाद में कर लेंगे, शिकार मस्ट है। उसको कोई कह देता कि साहब थोड़ा आज शाम को चकमक हो जाए, तो तैयार था। ये नहीं कि शाम को मेरी उनके साथ मीटिंग है, मैं ये प्लानिंग बनाऊंगा, मंत्रियों के साथ बातचीत करूंगा, इनकम के सोर्सेज ढूंढूंगा, नहीं। चलो तो कोई डांसर है कि हाँ साहब नहीं आई हुई है, देख लेंगे। तो दौलतराव सिंधिया जैसे ऐसे लोग हो गए थे। आप लोग भी, मुझे कई बार लगता है कि दौलतराव सिंधिया हो, पढ़ रहे हो, मन में खूब है आपके कि पढ़ाई करनी है, फाड़ दूंगा मैं किताबें। आज राजवीर सर ने कैसे कह दिया हमें कि हम पढ़ते नहीं है, मैं जवाब दूंगा इनको, सब कुछ पढ़ दूंगा, सब कुछ याद कर दूंगा, और देख लूंगा टेस्ट के अंदर, फिर बताऊंगा सर को कितने नंबर आए मेरे। इतने में कोई आपका दोस्त आके कहता है चाय तो हो ही जाए। दौलतराव सिंधिया तो कम से कम शेर का शिकार पे तो कंसंट्रेशन तोड़ता था, आप तो चाय पे तोड़ देते हो यार। तो दोस्त आगे दे, चाय तो बना ले। राजवीर सर को तो बाद भी सुना दें, कहां सर जा रहे हैं, कहां अपने जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं। फाइनल सिलेक्शन दिखाना है सर को, तो इन टेस्टों में नंबर से क्या होता है, आप कंसंट्रेशन तोड़ देते हो। क्लास चल रही है, मराठों के पतन के कारण पढ़ रहे हो, खूब समझ में आ रहे हैं आपको, ऐप भी बफरिंग नहीं कर रहा है,
कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए, थोड़ा इस प्रकार का मैसेज आ जाए जिसमें जीव लग सके अपना, आपको क्लास की, मैं क्या ही बोलूं अब ऐसे शब्दों का क्या इस्तेमाल करूं, छोड़ रहे, फर्जी फर्जी बात करता रहता है, बोरिंग बोरिंग, खुद ही तारीफ करता रहता है, हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अच्छा, क्या पढ़ा रहे इन। ये जो अभी ऊपर मैसेज आया ना इमोजी के साथ, जिंदगी ये है। तो आप सारे दौलत राव सिंधिया, आपका कंसंट्रेशन तोड़ना इतना इजी है जिसकी हद नहीं। ये लैला मजनू की किसकी कहानी है कि मजनू को जब वो मृत्युदंड वगैरह दे रहे थे तो लैला को जब समाचार मिला तो लैला दौड़ती जा रही थी, या लैला को जब पकड़ लिया था मजनू दौड़ता जा रहा था, ऐसा ऐसा दिया, उल्टा है तो भी मेरे याद नहीं, मजनू का याद आता है कि मजनू को जब मृत्युदंड दे रहे थे लैला दौड़ती जा रही थी मजनू को बचाने के लिए। रास्ते में कोई बादशाह या सुल्तान उस टाइम का जो भी रहा होगा वो नमाज पढ़ रहा था, लैला दौड़ रही है, ध्यान ही नहीं उसका किधर भी। इन बिटवीन वो जो बादशाह बैठा था उसके पास से निकली वो तेज गति से, उसके दुपट्टा यूं बादशाह के चेहरे पे लगा, बादशाह की नमाज में भंग पैदा हुआ, बादशाह खड़ा होता उससे पहले लैला आगे निकल गई थी। लैला जब वापस लौट रही थी वहां से तो बादशाह ने कहा, गुस्ताख लड़की, मैं जब अल्लाह की इबादत कर रहा था तूने मेरी इबादत के अंदर व्यवधान पहुंचाया, बाधा पहुंचाई, दंड मिलेगा तुझे। लैला हंसी और लैला ने हंसकर कहा कि सुल्तान, मैं जब मेरे प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जिससे मैं प्यार करती हूं उससे मिलने के लिए जा रही थी, तो मुझे सुध बुध भी नहीं थी कि पैरों में कांटे लग रहे हैं या कांच लग रहे हैं, पैर लूहान है मेरा, देखो तो मुझे यह भी नहीं पता था कि रास्ते में तुम बैठे हो। लेकिन मैं तो एक मनुष्य से जिससे मैं प्यार करती हूं उससे मिलने के लिए जा रही थी, तब भी मुझे आसपास का वातावरण की सुध बुध नहीं थी। तुम उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की इबादत कर रहे थे, उसके सम्मान में सजदा किया हुआ था, और इतना क्या ध्यान तुम्हारा कमजोर कि दुपट्टे से भंग हो गया। सुल्तान ने माफी मांगी। सुल्तान ने कहा कि हाँ बात तो सही है, मैं तो उस अल्लाह से प्यार करता हूं, तो उस प्यार में तो इतना रम जाना चाहिए कि आसपास के वातावरण का ध्यान भी नहीं रहे। आप ही मन ही मन सोच के मुस्कुरा कह रहे होंगे सर एग्जैक्टली आप वाली बात सही है। प्यार वाला मामला जब आता है ना सर, ऐसा कोई मैसेज आता है तो हम आपका भी ध्यान नहीं रखते हैं, पूरा उसमें खो जाते हैं। प्रीतम का जब मामला आता है तो हमें क्लास व्लास कुछ भी नहीं चाहिए सर। वेरी गुड, बहुत सही करते हो, ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो जो मराठों के जो भी सेनापति थे वो भाई बेलखने हो गए थे। होलकर, सिंधिया कहने को खूब अच्छे सेनापति थे, पर कंसेंट्रेशन नाम की चीज नहीं थी। और इस चीज को मैं दूसरी तरीके से बोलूं कि मराठों का टॉप क्लास लीडरशिप जब एक साथ निकम्मा होता जा रहा था, अंग्रेजों को उतने ही अच्छे सेनापति मिल रहे थे। अंग्रेजों के सेनापतियों को मैं यदि नाम बताऊं तो उस टाइम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में उनका एक सेनापति था आर्थर वेलेस्ली। उस रिचर्ड वेलेस्ली का भाई था। रिचर्ड वेलेस्ली तो भारत का गवर्नर जनरल था, आर्थर यहां पे कर्नल हुआ करता था। आर्थर वेलेस्ली, एक जो मैंने आपको बताया था लॉर्ड लेक, हालांकि लॉर्ड लेक अपने राजस्थान में तो खूब ही हार के चला गया था, पर लॉर्ड लेक भी एक अच्छा सेनापति था भाई, और अपने सिंधिया होलकर से तो अच्छा ही था। तो ये सब चीजें भी, लॉर्ड लेक, आपके आर्थर वेलेस्ली, अच्छे सेनापति अंग्रेजों को मिल गए थे। मराठों को इतने अच्छे सेनापति इन दिनों में नहीं मिल पाए। उनका सर्वश्रेष्ठ सेनापति महादजी सिंधिया था, जो 1795 के अंदर मर जाता है। लिख लो की तुलना। आर्थर वेलेस्ली के नाम के आगे स्टार लगाना। ये भाई है उस रिचर्ड वेलेस्ली का। रिचर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना था, आर्थर वेलेस्ली उनकी सेना में सेनापति था। और आर्थर वेलेस्ली क्या बेहतरीन सेनापति रहा होगा कि यही वह अंग्रेजों का सेनापति है जिसने यूरोप के अंदर नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन जैसे महान सेनापति को हराने वाला आर्थर वेलेस्ली है, तो सिंधिया और होलकर तो उसके आगे पानी मांगते थे। सिंधिया और होलकर तो कुछ थे ही नहीं उसके सामने। तो याद रखना आर्थर वेलेस्ली। और ध्यान रहे, मुझे याद आता है एक बार आईएएस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आंसर तो उसका होना चाहिए था रिचर्ड वेलेस्ली,
है ना। पर अपने क्या केवल वेलेजली पढ़ते रहते हैं, लॉर्ड वेलेजली पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने एक ऑप्शन आर्थर वेलेजली दे दिया था, तो लोग खूब सारे आर्थर वेलेजली करके आ गए थे। लोगों को लगा, और जबकि एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो होना वो इनमें से कोई नहीं चाहिए था, पर लोगों को लगा वेलेजली तो है ही नहीं भैया, आर्थर वेलेजली सेनापति है, वो रिचर्ड वेलेजली अलग था, तो दो अलग अलग भाई है। और खूब सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि आर्थर वेलेजली और रिचर्ड वेलेजली अलग अलग है। तो मुझे एक दिन विजय सर बता रहे थे कि एक कोई अमेरिका का पता नहीं कनाडा का कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, और उसने एक दिन ट्वीट किया, और उसने ट्वीट कर कहा कि मुझे आज पता चला कि वेलेजली दो थे, एक रिचर्ड वेलेजली था और एक आर्थर वेलेजली था, वरना अब तक मैं सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा नेपोलियन को भी हरा रहा है, भारत में भी युद्ध जीत रहा है और भारत में शासन भी कर रहा है। आज मुझे पता चला कि शासन करने वाला बंदा इसका भाई रिचर्ड वेलेजली अलग था, और ये सेनापति जो भारत में जीत रहा है और नेपोलियन को हरा रहा है, ये आर्थर वेलेजली अलग है। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखना भैया ना, ये नहीं हो कहीं पर अपने से ये गलती हो जाए। चलो कितने कितने पॉइंट हो गए थे? 9 पॉइंट और लिखते हैं, एक आधा और लिखते हैं। मराठों में और क्या कमी थी? अंग्रेजों ने अपनी डिप्लोमेसी से और अपनी जासूसी से भी अंग्रेजों को, मराठों को हराया था। ये अंग्रेजों की डिप्लोमेसी तो है कि वो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सिंधिया और गायकवाड़ को मराठों से अलग कर लेते हैं। ये अंग्रेजों की डिप्लोमेसी तो है कि दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के अंदर जो सिंधिया था, सॉरी गायकवाड़ जो था वो अलग रहा था, वो युद्ध के अंदर नहीं लड़ा था। जासूसी, उनको यार एक एक चीज पता थी। आप क्या मानेंगे इसको कि खूब सारे अंग्रेज सेनापति ऐसे हुआ करते थे, सॉरी अंग्रेज सेनापति ऐसे हुआ करते थे जिनको मराठी आती थी। कहते हैं अंग्रेज जब भी किसी बंदे की कहीं पे ड्यूटी लगाया करते थे मराठों के क्षेत्रों में, बंदा किस लिए गया वहां पे, तो उनका कोई बंदा जाता है कि मतलब फोटो खींचने आया हूं, फोटोग्राफर है। कौन डाउट करे यार फोटोग्राफर पे? फोटो खींचता है वो गांव के अंदर जा जाके, और वहां पे लोगों से वो बातें करता है। तो उनका मैं नाम बोल रहा हूं, उनके फोटोग्राफर ने उनको खूब साल पहले न्यूज दी थी कि सिंधिया और होलकर में आपस में नहीं बनती है, और अंग्रेजों को इस बात का पता था, और वो इन फूट का खूब सारा फायदा उठा लिया करते थे। या पूना के दरबार में आज इनके बीच में लड़ाई होगी, अब उनके पूना के दरबार में कोई एक बंदा आता अंग्रेजों का कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा यहाँ पर। मराठे बड़े राज्य होते, ठीक, गोरा गोरा आया, पोलू पोलू सा आया, यहाँ पे बैठ के अपने पेंटिंग बनाएगा। वो वहां पे देखता डेली कि इनमें कौन लखन वाला है, कौन बेलखना है। वो जाके अंग्रेजों के पास सूचना देता, जब ये आदमी इस प्रकार का और ये आदमी इस प्रकार का, स्पाई सिस्टम। ये है ना, मुझे दोनों का बड़ा गजब लगता। अंग्रेज तो इस मामले में और आगे थे, जो मुसलमान राजा भी बाहर से आए थे ना जितने भी, उनमें भी ये बड़े गजब का था। वो तो एक बात बताता हूं मैं, इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अपने मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था। इब्ने बतूता लिखता है कि मैं एक बार जब एक गांव से होकर गुजर रहा था, तो वहां मंदिर के बाहर भिखारियों में एक भिखारी ने मुझसे फारसी में बातचीत की, अरबी में बातचीत की, अरब का था, अरबी में बातचीत की। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भारत के भिखारी को अरबी कैसे आती है। उसने मुझे कहा कि मैं अरब जासूस हूं, भारतीय राजाओं के बारे में पता लगाने के लिए आया हूं। उसने मुझे रुपए और दिए और मुझे कहा कि आगे तेरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम आएंगे। मुझे लगता है यार क्या गजब लोग थे। जासूस भेज रहे थे, भिखारियों के भेष में भेज रहे थे। अपने वालों के ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो अपनी ज्यादातर खानवा के युद्ध की हार, तराइन के युद्ध की हार, इन सब में जासूस सिस्टम कमजोर रहना था। और अंग्रेज तो इस मामले में और भी आगे थे। सबको लैंग्वेज वगैरह सिखा दी थी यार उन लोगों ने। तो अपनी कूटनीति से और अपनी जासूसी व्यवस्था से भी उन्होंने मराठों को मात दे दी थी। लिख लो अंग्रेजों ने और सुनो, और गजब वाली बात बताता हूं। कोई भी शासन तब तक चलता है जब तक उसमें मॉरल वैल्यूज रहती है। वो हाई वैल्यूज जो महाराज छत्रपति शिवाजी राजे स्थापित करके गए थे, वो नैतिकता जो श्रीमंत पेशवा बल्लाल बाजीराव ने स्थापित की थी, वो समाप्त हो गई थी। वो सदाचार, वो नैतिकता, प्रजा की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना,
गरीबों पर दया रखना, ये सब चीजें जो मराठा साम्राज्य का कभी मुख्य स्तंभ हुआ करती थी, वो सब चीजें खत्म हो गई थी। मान लिया शिवाजी एक राजा थे, मेवाड़ वाले सिसोदियों के भाई थे, यहां से गए हुए थे, पर तो लड़ाकू कौम से थे, मेवाड़ वालों के वंशज थे, तो अपने आप में लड़ लिए। पर शिवाजी इसलिए सफल हो पाए क्योंकि मराठा किसानों ने शिवाजी का खूब साथ दिया था। वो मराठे मावले शिवाजी के स्वराज को अपना स्वराज मानकर लड़ भिड़े थे। आप तानाजी मूवी देखते हैं तो उसके अंदर ये खूब सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे विलासिता बढ़ जाती है, लग्जरी बढ़ जाती है। कभी शिवाजी भी अपने उन किसानों के साथ में उसी प्रकार रह रहा था जैसे वो किसान रहते थे। लेकिन अब राज दरबारों की भव्यता, शानो शौकत, विलासिता इतनी बढ़ गई थी कि उन लोगों ने प्रजा की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। अब चकमक चकमक में ज्यादा ध्यान रहता था। शाम को डांस देख लिया करते और नोट उछाल लिया करते। अब ये नोट उछालने के लिए और डांस देखने के लिए आपको रुपए चाहिए, और जब आपकी लूटपाट बंद हो गई तो ये रुपए आपने जनता से लेने शुरू कर दिए। पहले बाहर वालों को लूट रहे थे, बाहर वालों की लूटपाट जब बंद हुई तो अपने वालों को आगे लाओ। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। जब तक आप कर्तव्य का पालन करते हो, भगवान भी तब तक साथ देता है। जब आपने अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया था, जब आपने अपने उन उच्च आदर्शों का परित्याग कर दिया था, तो अब जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया, और कोई भी राज्य बिना जन समर्थन के, विदाउट पब्लिक सपोर्ट के लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है। मैं अक्सर आपको उदाहरण बताता हूं कि मेवाड़ वाले यदि सफल हो गए थे तो जनता के समर्थन पे सफल हो गए थे। वो भील आदिवासी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, मेवाड़ की तमाम जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, तब तक मेवाड़ सफल था। और कालांतर में जब वो आदर्श, राजा का आदर्श होता है कि महिलाओं की रक्षा की जाए, और जब आप अपनी बेटी को जहर देके मार रहे थे ना, कृष्णा कुमारी को जब जहर देके मारा जा रहा था, तो आप अपने आदर्शों से हट रहे थे कहीं ना कहीं। ये सेम मराठों के अंदर हुई थी। मराठों ने अपने उच्च आदर्श तथा नैतिकता का परित्याग कर दिया था, इसलिए जन समर्थन मिलना बंद हो गया था। लिख लो, ये सब चीजें मराठों के पतन के कारण है। अब कोई मेंस में आपसे पूछ ले कि मराठों के पतन के कारण बताइए, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब होगा क्या, देखो बात सुनो मेरी एक, तो मैं क्वेश्चन लिखने का एक तरीका और बताता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखने का तरीका ये कि, दिख तो जाऊंगा यहां से।